हे गाइस, मैं हूं चरण। आप देख रहे हैं ब्लडी मून चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां आज हम एक और क्लासिक मूवी का ब्रेकडाउन देखेंगे जो है 1990 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी मिजरी। ये भी स्टीफन किंग के मिजरी नॉवल पर बेस्ड है और इसके डायरेक्टर है रॉब राइनर। स्टीफन किंग को शाइनिंग का अडेप्टेशन भले ही पसंद ना आया हो, लेकिन ये फिल्म उनकी टॉप 10 लिस्ट में शामिल है क्योंकि फिल्म में कुछ तो खास है और वो है लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस। इसके लीड रोल में कैथी बेट्स थी, जिनको 1991 में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला था। साथ ही और भी कई सारे अवार्ड्स मिले थे। बीच बीच में मैं आपको कुछ झलकियां दिखाता रहूंगा जिससे आपको पता चल सके कि परफॉर्मेंस में कितना दम था। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। स्टोरी एक फेमस राइटर पॉल शेल्डन की, जो अपनी मोस्ट पॉपुलर नॉवेल सीरीज मिजरी की एंडिंग लिखने एक होटल में आया था और उसकी राइटिंग खत्म हो चुकी है। द शाइनिंग की याद आ गई। खैर, अपनी कोई भी स्टोरी खत्म करते ही वो एक सिगरेट और शैंपेन पीता है, जो कि उसकी आदत सी है। इसके बाद वो अपनी लिखी मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने पुराने बैग में डालकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। उसके निकलते वक्त तो मौसम ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में बर्फबारी होने लगती है, जो कि देखते ही देखते बढ़ती जा रही थी और आगे आड़ा टेढ़ा रास्ता भी था जिसमें पॉल ठीक से गाड़ी संभाल नहीं पाया और यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी गाड़ी रोड के साइड वाले स्लोप पर पेड़ों के बीच जाकर पलट चुकी थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पॉल बताता है कि ये बैग उसे उसके पुराने समय की याद दिलाती है। जब उसने अपनी सबसे पहली बुक लिखी थी, तब वो उस बुक को इसी बैग में लेकर एक पब्लिशर को खोजता फिरता था। उस समय वो एक सच्चा राइटर हुआ करता था, लेकिन जब से उसने मिजरी सीरीज स्टार्ट की है, तब से लिखना उसके लिए एक बिजनेस बन चुका है। मिजरी चैस्टेन उसकी मिजरी नॉवल की मेन कैरेक्टर है और उस नॉवल ने ही पॉल को इतना फेम और पैसा दिलाया है। लेकिन अब उसे खुद का भी कुछ नया लिखना है, कुछ खुद के ऊपर या खुद के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। इसलिए अब वो इस मिजरी की चैप्टर क्लोज करने उस होटल में जाने वाला है। और चैप्टर क्लोज करने के बाद की अब तक की कहानी यही है कि फिलहाल वो एक स्नो स्टॉर्म में एक पलटी हुई कार में फंसा हुआ है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो जम कर मरता, एक लेडी वहां आकर एक क्रोबार से दरवाजा खोलती है, फिर पॉल को सीपीआर से होश में लाती है, उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को जैकेट में डालकर उसे कंधे पर लाद कर ले जाती है। पूरे 2 दिनों बाद पॉल को होश में आते ही क्या सुनने को मिलता है? I'm your number one fan. उस लेडी का नाम था एनी, जो कि पॉल की नंबर 1 फैन थी, खासकर उसके मिजरी स्टोरीज की। उसकी उल्टी कार देखकर वो उसे रेस्क्यू करके अपने घर ले आई। बर्फ की तूफान के कारण ना वो उसे हॉस्पिटल ले जा पाई, ना किसी को फोन कर पाई, क्योंकि फोन लाइन डेड है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक नर्स है और उसने पॉल की प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर दी है। उसे पेन किलर्स देती है, उसकी डिसलोकेटेड शोल्डर को उसने ठीक किया और उसके दोनों टांगों का काम बिगड़ जाता अगर वो उन्हें ट्रीट नहीं करती तो। उसके टांगों की हालत बहुत बुरी थी। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर पॉल भी समझ गया था कि एनी का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। प्लस उसने ये भी कहा कि फोन लाइन सही होते ही वो हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके उसे वहां शिफ्ट करवा देगी। इसके कुछ दिन बाद पॉल की लिटरेरी एजेंट मार्सिया ने वहां के, यानी जहां पॉल लिखने गया था, सिल्वर क्रीक लॉज, वहां के एरिया के शेरिफ बस्टर को फोन मिलाकर पॉल के बारे में पूछा। उसने बोला कि मैंने होटल में पूछा तो उन्होंने बोला कि पॉल तो पिछले ट्यूसडे ही निकल गया। शेरिफ भी पॉल को जानता था, इसलिए उसने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। उसने अपनी वाइफ वर्जीनिया, जो कि उसकी डेप्यूटी भी है, उससे पूछा कि वो बर्फ की तूफान कब आई थी। वर्जीनिया ने कहा लास्ट ट्यूसडे। यहाँ पॉल की बियर्ड शेव करते हुए एनी का फैन मूवमेंट चल रहा था। उसने कहा कि किस्मत से जब तुम उस दिन होटल से निकल रहे थे, तब मैं भी उसी रास्ते से घर आ रही थी, जिस वजह से मैं तुम्हें बचा पाई और अब तुम और भी कई सारी बुक्स लिख पाओगे। पॉल इस चीज के लिए थैंकफुल था। उसने कहा कि फोन लाइन ठीक हो जाए तो बताना, मुझे मेरी बेटी और एजेंट को बताना है कि मैं मरा नहीं हूँ। एनी ने कहा कि रोड्स खुल जाएंगे तो लाइन भी वापस आ जाएगी। यहाँ पर एनी ने पॉल से फेवर मांगा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी लिखी हुई नई बुक पढ़ सकती हूँ। पॉल ने इवेंचुअली हाँ कह दिया। इससे एनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ शेरिफ उस होटल में पहुंचता है जहाँ पॉल ठहरा था, लेकिन वहां से भी उसे कुछ पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि वो ट्यूसडे को ही निकल गया था। लेकिन हमें ये पता चला कि शेरिफ अगर टाउन से यहाँ तक आ सकता है, इसका मतलब रोड्स खुल चुके हैं, यानी कि एनी जल्द ही उसे हॉस्पिटल भी ले जाएगी। यहाँ पॉल को सूप पिलाते हुए एनी कहती है कि मैं तुम्हारी न्यू बुक पढ़ रही हूँ जिसमें कुछ कमी है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। पॉल ने
कहा कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोल। फिर तो वो जो बोली है उसके मुताबिक पॉल को अपने बुक्स में गालियों और गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। What do you think I say when I go to the feed store in town? Oh, now, Wally, give me a bag of that effing pig feed and 10 pounds of that bitchly cow corn. And in the bank, do I tell Mrs. Bollinger, oh, here's one big bastard of a check. Give me some of your Christing money. खैर, क्रिटिसिज्म के चक्कर में उसने सूप गिरा दिया। फिर शांत हुई तो उससे माफी मांगकर वहां से चली गई। पॉल सोच में पड़ गया था कि ये कैसी सनकी के साथ पाला पड़ गया भाई। अभी तक तो एकदम मीठी मीठी बातें कर रही थी, अचानक इसे इतना गुस्सा आ गया सिर्फ एक बुक पढ़ के, वो भी आधी। खैर, शेरिफ और डेप्यूटी को वहां से वापस जाते हुए एक टूटी हुई पेड़ दिखी, इसलिए शेरिफ आसपास का मुआयना लेने लगा। लेकिन वहां बर्फ की इतनी मोटी चादर बन चुकी थी कि ये काम अकेले बंदे के बस का नहीं था। लेकिन सर्च टीम की जरूरत पड़ती ही नहीं अगर शेरिफ थोड़ी दूर और चला जाता तो। पॉल के कार की एक टायर बर्फ से बाहर झांक रही थी, वो पूरी तरह कवर नहीं हुई थी। खैर, उन दोनों को वहां से जाते हुए एनी ने भी देखा जो वहां से गुजर रही थी। घर पहुंचकर उसने पॉल को मिजरी की एक नॉवेल दिखाई जो वो अभी स्टोर से लेकर आई, जिसे देखते ही पॉल ने पूछा कि रोड्स खुल गए क्या। एनी ने कहा मैंने हॉस्पिटल में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं और हॉस्पिटल लाने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर सिचुएशन ज्यादा बुरी होती है तो ही हॉस्पिटल जाना है। उसने कहा मेरी तुम्हारी एजेंट से भी बात हुई और उसने बोला है कि पॉल से कहना वो अपनी बेटी की चिंता ना करे, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, तुम पॉल का ध्यान रखो। फिर उसने कहा कि शायद कल तक फोन लाइन सही हो जाएगी तो वो अपनी बेटी से बात कर पाएगा। खैर, वो उसे बताती है कि जब उसका पति उसे छोड़ गया था तब वो अपना ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही बिताती थी और उसके अकेलेपन में सिर्फ उसका साथ दिया मिजरी ने और पॉल की बुक्स ने। मिजरी का कैरेक्टर उसे बहुत पसंद था, कहीं ना कहीं वो उससे रिलेट कर पाती थी। प्लस पॉल की स्टोरीज में अलग ही जादू होता है जो उसे पढ़ने वालों को पसंद आता ही आता है एनी के हिसाब से। लेकिन रात तक उसकी तारीफों से लैस बातें गालियों में बदल चुकी थी क्योंकि पॉल ने अपनी नई बुक में मिजरी चेस्टेन को मार दिया था, जिसे पढ़कर एनी बौखला गई और यहाँ उसने पॉल को बहुत सुनाया। उसके बाद उसने बोला कि कोई तुम्हें लेने आ रहा है या फिर मैं तुम्हारी किसी से बात कराऊंगी, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो। ना कोई डॉक्टर, ना एजेंट, ना पुलिस। मैं कभी किसी डॉक्टर या एजेंट से मिली ही नहीं थी, मैंने तो बस ऐसे ही तुमसे झूठ बोल दिया। और एक चीज ध्यान में रखना कि मेरी जान लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर मैं मरी तो तुम भी मर जाओगे। इतना कहकर वो वहां से कार लेकर चली गई। पॉल फिर से सोच रहा था कि ये साला कहाँ फंस गया भाई मैं। वो कहाँ पर है वो भी उसे एग्जैक्टली पता नहीं, बस ये पता है कि रोड यहाँ से पास ही में है, लेकिन बाहर जाने लायक हालत उसकी है नहीं। खैर, खुद को अकेला पाकर वो जैसे तैसे डोर तक जाता है जो कि लॉक था। अगली सुबह वो एनी को जमीन पर पड़ा मिलता है तो एनी उसे उठाकर ऊपर सुलाती है और कल रात के लिए माफी भी मांगती है कि मैं कभी कभी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, मुझे खुद पे भी गुस्सा आता है वगैरह वगैरह। इसके बाद वो उसकी न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर आई और उससे बोली कि इसे जलाकर अपने माइंड को इस गंदगी से फ्री कर दो ताकि तुम मिजरी को एक न्यू एंडिंग दे सको। यहाँ पर पॉल थोड़ा हिल गया क्योंकि ऑफ कोर्स अगर अभी कोई आकर मेरे अभी तक लिखे स्क्रिप्ट को डिलीट कर दे तो पहले तो मैं उसे पकड़कर उसकी गांड मारूंगा, फिर पूछूंगा ऐसा क्यों किया। ये तो फिर भी किसी की क्रिएटिव थिंकिंग है, किसी की दिन रात की मेहनत है, हजारों पॉसिबिलिटीज को सोच समझ कर लिखा गया है। एक बार जो थॉट्स, जो वर्ड्स माइंड में आ जाते हैं उनका दोबारा आना काफी मुश्किल है। आप चाहकर भी वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट सेम चीज दोबारा नहीं लिख सकते। पॉल उसे समझाता है, उसे कई बहाने देता है कि मेरे एडिटर, मेरी एजेंट के पास इसके बहुत से कॉपीज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसे जलाकर कोई फायदा नहीं, पब्लिश तो ये फिर भी होंगे ही। लेकिन एनी उसकी सबसे बड़ी फैन है, इसलिए उसे पता है कि पॉल अपने बुक की कॉपीज कभी नहीं बनाता। अब भी पॉल राजी नहीं होता तो एनी उसके ऊपर ऑयल डालने लगी, ये दिखाने के लिए कि अगर उसने बुक्स नहीं जलाया तो वो उसे जला देगी। कोई रास्ता ना पाकर पॉल को आखिर में उसकी बात माननी पड़ी और अपनी क्रिएशन को जलाना पड़ा। इस दौरान ऊपर से शेरिफ हॉस्पिटल में गुजरा, उसने नीचे इस घर को भी देखा, लेकिन क्योंकि वो पॉल की गाड़ी खोज रहे थे जो कि वहां पर थी नहीं, इसलिए वो वहां से चले गए। इसके बाद एनी ने उसे पेन किलर्स दे दिए। एनी के जाने के बाद पॉल ने पिल्स को गद्दे के
नीचे छुपा दिया। रात में मिले पिल्स भी उसने फोक की मदद से गद्दे में छेद करके उसमें डाल दिए। कुछ दिनों बाद जब उसकी बॉडी थोड़ी हील होने लगी थी तब एनी ने उसे व्हील चेयर पर बैठा दिया क्योंकि वो उसका पूरा सेटअप बैठाने वाली थी। उसने उसी रूम को पॉल की राइटिंग स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए पेपर और टाइपराइटर भी ले आई और यहाँ कोई पड़ोसी तो है नहीं जो पॉल को डिस्टर्ब करे, इसलिए ये जगह उसके लिखने के लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। एनी ने उसके लिए नई नॉवेल का टाइटल भी सोच लिया है जो कि होगा मिजरीज रिटर्न। इतना सब तो उसने कर दिया, लेकिन एक चीज उसने गलत किया कि वो गलत पेपर उठा लाई। उसके लाए पेपर पर लिखने से इंक फैलती है, इसलिए वो पेपर सही नहीं है। पॉल ने उसे बोला कि दूसरी कोई पेपर ले आओ, मैं काम चला लूंगा, और यहाँ पर फिर से एनी भड़क जाती है। Are you sure? Because if you want, I'll bring back the whole store for you. I go out of my way for you. I do everything to try and make you happy. I feed you, I clean you, I dress you, and what thanks do I get? Oh, you bought the wrong paper, Annie. I can't write on this paper, Annie. उस पेपर को उसके पैरों पर फेंक कर वो नई पेपर लेने चली जाती है। उसके जाते ही पॉल अपने काम पर लग जाता है। दरअसल उसे जमीन पर पड़ी एक हेयर पिन दिख गई थी, इसलिए उसने एनी को जैसे तैसे बाहर भेजा और पिन की मदद से डोर का लॉक खोल लिया। मेन डोर खोलकर कोई फायदा नहीं था, इसलिए सामने वाले रूम में वो गया जहां उसे टेलीफोन दिखा जो कि नकली था। इसके बाद वहां से जाते हुए उससे पेंगुइन का एक पुतला गिरने ही वाला था, लेकिन उसने बचा लिया, वरना गिरता तो टूट जाता और यहीं पर कांड हो जाता। लेकिन उसने पेंगुइन की फेस उल्टी दिशा में कर दी थी। इसके बाद आगे उसे मिली खुद की तस्वीर, साथ में मिजरी के सारे नॉवेल्स। आगे वो स्टोर रूम में गया जहां से उसने खुद की दवाई का एक पत्ता ढाप लिया। फिर वो गया किचन में रेंगते हुए क्योंकि वहां उसकी व्हील चेयर घुस नहीं रही थी, लेकिन एनी तो गाड़ी में घुस चुकी है, इसका मतलब वो जल्द ही यहाँ आती होगी। किचन में एक और दरवाजा था और हाँ वो भी लॉक्ड था, इसलिए वो थक हार कर वहीं बैठ गया और वहां से एक नाइफ ले लेने का सोचा। लेकिन तभी उसे एनी की कार की आवाज आई और यहाँ से जो टेंशन बिल्ड होती है भाई साहब, कुछ मिलीसेकंड से पॉल बच पाता है, वरना एनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ ही लिया था। उसे पसीने से तरबतर देखकर वो जल्दी से उसके पिल्स लाई और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ गई। उसके जाते ही पॉल ने फिर से पिल्स निकाल दिए। यहाँ बाहर शेरिफ और पुलिस को पॉल की कार मिल चुकी थी और उन्होंने मीडिया में ये बताया कि पॉल की कार मिली है लेकिन पॉल नहीं मिला, मतलब वो पक्का बचने के लिए कार से बाहर निकला होगा और बर्फ में जमकर मर गया होगा, क्योंकि अगर आसपास किसी को वो मिला होता तो वो उसे अभी तक हॉस्पिटल ले गए होते। हमें उम्मीद है कि उसकी बॉडी यहीं कहीं होगी जो कि बर्फ पिघलते ही हमें मिल जाएगी। ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन शेरिफ कार की डोर देखकर समझ गया था कि किसी ने डोर खोलकर उसे बाहर निकाला था। यहाँ पॉल इकट्ठा की हुई पिल्स को खोल कर उसके ड्रग्स को एक पेपर की थैली बनाकर उसमें जमा करने लगता है। इसके बाद वो लिखना शुरू करता है और बहुत कुछ लिखने के बाद जब एनी स्टोरी पढ़ती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि स्टोरी उसके हिसाब से नहीं जा रही थी। उसे क्लिफ हैंगर्स पसंद नहीं थे। उसके हिसाब से अगला चैप्टर वहीं से शुरू होना चाहिए जहां पर पिछला खत्म हुआ था, इसलिए उसने बोला कि इसको भी फेंक दे, ये किसी काम का नहीं है। अब ना चाहते हुए भी पॉल को दोबारा से शुरू करना पड़ता है और फिर कुछ दिनों बाद उसने स्टोरी का कुछ पार्ट एनी को पढ़ने को दिया तो एनी को वो वर्जन बहुत पसंद आया, खुशी से पागल ही हो गई थी एकदम। यहाँ पर पॉल उसे आज रात डिनर एक साथ करने के लिए कहता है, मिजरी के वापस आने की खुशी में। यहाँ शेरिफ पॉल की कुछ बुक्स ले आता है ये जानने के लिए कि पॉल क्या लिखा करता था। खैर रात को वो दोनों डिनर के लिए रेडी थे, लेकिन पॉल ने कहा क्यों ना कैंडल लाइट डिनर किया जाए। एनी कैंडल लेने जाती है, इतने में पॉल दवाई वाले ड्रग्स को उसके वाइन में मिला देता है, लेकिन एनी उसे पीने से पहले ही गिरा देती है जो कि साफ साफ उसकी एक्टिंग थी। उसे भी पता था इसने वाइन में कुछ मिला दिया है। पॉल का चेहरा देखने लायक था। खैर उसका ये प्लान नाकाम रहा, इसलिए वो फिर से लिखने लगा और दिन रात लिखता रहा और एनी उसकी स्टोरी पढ़ती गई। साथ ही शेरिफ भी उसके बुक्स निचोड़ रहा था। अपनी राइटिंग के दौरान पॉल कभी कभी टाइपराइटर उठाने की भी प्रैक्टिस करता था ताकि उसका शोल्डर फिर से मजबूत हो पाए। एक रात जब काफी बारिश हो रही थी तब एनी अचानक उसके कमरे में आई उसे उसकी दवाइयां देने। तब उसने बताया कि बारिश उसे बिल्कुल पसंद नहीं, बरसात का मौसम उसके लिए उदासी लेकर आता है
और तब वो अपने पॉकेट से एक रिवॉल्वर निकाल कर कहती है कि कभी कभी मेरा मन करता है इसे चला दूं। बस इसके बाद वो अपनी कार लेकर कहीं चली गई। ये सब उसने किया पॉल के अंदर थोड़ा और डर पैदा करने के लिए कि चुपचाप अपना काम करता जा, नहीं तो मैं गन का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। खुद को अकेला पाकर पॉल फिर से लॉक खोलकर किचन में आ गया और फाइनली उसने एक चाकू ले लिया। इसके बाद उसे लिविंग रूम में एक स्क्रैप बुक मिला जिसमें बहुत से पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स लगे हुए थे। उसमें पॉल के डेथ की भी खबर थी और उसमें से हमें पता चला कि एनी ने नर्सिंग सीखने के बाद बहुत से हॉस्पिटल्स में काम किया और आखिरी बार जिस हॉस्पिटल में वो थी वहाँ की वो हेड नर्स थी और उस हॉस्पिटल से एक साथ लगभग 6-7 नवजात बच्चों के मरने की खबर बाहर आई और बच्चे भी 1-2 दिन के थे और कुछ तो सिर्फ कुछ घंटे के थे। खैर, इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बेस पर एनी से पुलिस ने पूछताछ की और उसे कोर्ट में ले जाया गया और यही नहीं बल्कि उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन इवेंचुअली एनी बाहर आ गई क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस अथॉरिटीज के पास नहीं थे। खैर, अपने रूम में वापस आकर वो हाथ में चाकू लिए एनी का इंतजार कर रहा था, लेकिन एनी उसके रूम में नहीं आई बल्कि सीधा अपने कमरे में चली गई। पॉल ने कहा, बेटा कल सुबह तेरी फील्डिंग लगाऊंगा। शेरिफ को पॉल की बुक में एक लाइन अच्छी लगी जो कि मिजरी ने कहा था और वो थी, देयर इज अ जस्टिस हायर देन दैट ऑफ मैन, आई विल बी जज्ड बाय हिम। यानी इंसानों के न्याय से ऊपर भी एक न्याय है और वही मेरा इंसाफ करेगा। ये लाइन पॉल के नए मिजरी बुक की थी और आप सब इस लाइन को याद रखना। खैर, आधी रात को पॉल की नींद खुली तो उसे सामने दिखी एनी, जिसने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब वो होश में आया तो एनी ने उससे बोला कि मुझे सब पता लग गया है कि तुम 2 बार बाहर निकल चुके हो, प्लस तुम्हारा हथियार और चाबी भी मेरे पास है। उस पेंगुइन के पुतले को देखकर उसे पता चल गया था कि ये बाहर निकला है। वो दोबारा ऐसा ना कर पाए इसलिए एनी ने उसके पैरों के बीच लकड़ी देकर एक स्लेज हैमर से लिटरली उसके दोनों पैर तोड़ दिए। यस आई नो, इसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। कुछ देर बाद इत्तेफाक से शेरिफ ने एनी को टाउन के स्टोर में जाते हुए देख लिया और उसे देखकर उसे कुछ याद आया। जल्दी से वो लाइब्रेरी पहुंचा जहां उसने पुराने न्यूज में वही बच्चों के डेथ वाला न्यूज पढ़ा जिसमें एनी तो थी ही और उसने उस समय रिपोर्टर से वही सेम लाइन बोली थी जो शेरिफ ने कल रात ही पढ़ा था। इससे उसे लगा कि यह भी पक्का पॉल की बुक्स पढ़ती है। एनी के चले जाने के बाद वो स्टोर पर पहुंचा और उसे कंफर्म हो गया कि एनी भी पॉल के बुक्स पढ़ती है जो कि वो वहां से ही लेकर जाती है। लेकिन शॉप ओनर ने बोला कि आजकल वो टाइपराइटर से लिखने वाले पेपर्स भी ले जा रही है। बस ये सुनकर शेरिफ फटाफट से एनी के घर की ओर निकल पड़ा। उसको आते हुए पॉल भी देख रहा था, लेकिन एनी ने उसे फिर से बेहोश करके उसके बाहर जाने के सपने चूर चूर कर दिए। फिर उसने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। शेरिफ घर में आया और एनी ने पेपर खरीदने का ये बहाना दिया कि जब उसने पॉल के एक्सीडेंट की खबर सुनी तब उसने भगवान से पॉल के लिए प्रार्थना करी, लेकिन भगवान ने उसे बोला कि पॉल का टाइम पूरा हुआ, अब उसकी जगह तुम्हें लेनी होगी। तभी से वो पॉल की तरह बुक्स लिखने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उसने गेस्ट रूम को राइटिंग स्टूडियो में बदल दिया है। खैर, शेरिफ घर के चक्कर लगाने के बाद मान चुका था कि एनी कुछ नहीं छुपा रही, इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी पॉल ने नशे में ही सही लेकिन वहां रखा सामान गिरा दिया, जिसकी आवाज सुनकर शेरिफ वापस अंदर आ गया। पॉल ने मदद की पुकार लगाई और शेरिफ ने उसे खोज भी लिया, लेकिन तभी शेरिफ का पत्ता साफ, एनी ने शेरिफ को ठोक दिया। इसके बाद उसने कहा कि जल्द ही और भी पुलिस वाले आ जाएंगे, इसलिए मुझे हम दोनों को मारना होगा। वो पॉल से प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान ने उन्हें मिलाया है साथ जीने साथ मरने के लिए। पॉल ने भी कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमें मिजरी को वापस लाना होगा, उसे वापस जिंदा करना होगा। सुबह होने से पहले मैं अपनी आखिरी स्टोरी लिख सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हें जो मन आए वो कर लेना। एनी मान गई और उसके जाते ही पॉल ने जल्दी से फ्यूल कैन उठा लिया जो उसके पास ही पड़ा था और उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद वो लिखता गया और एनी चैप्टर्स पढ़ कर एक्साइटेड होती जा रही थी कि एंड में क्या होगा, मिजरी किससे शादी करेगी वगैरह वगैरह। अब बस उसे लास्ट चैप्टर लिखना था और हमें पता है कि बुक खत्म करने के बाद वो क्या करता है, एक शैंपेन और सिगरेट पीता है। इसलिए उसने एनी से दोनों का बंदोबस्त करने को कहा और फिर से लिखने लगा। एनी ने उसे उसका सामान लाकर दे दिया, लेकिन पॉल ने कहा एक और ग्लास ले आ, आज दोनों पिएंगे। बस एनी के जाते ही उसने
जल्दी से सारी स्टोरी उठाकर नीचे रख दी और एक पेपर को फोल्ड करके सबको गैस से भिगाकर बैठ गया। एनी के आते ही उसने कहा कि मिजरी के साथ क्या होगा क्या नहीं, पूरे स्टोरी की एंडिंग ये पड़ी। तुझे एंडिंग जानना था ना, ले जान ले। उसने सारे पेपर जला दिए। एनी आग बुझाने गई तो उसने टाइपराइटर उठाकर उसके सर में दे मारा, इसलिए ये बार बार टाइपराइटर उठाया करता था। खैर, एनी फिर से उठकर उससे लड़ने लगी और इनकी लड़ाई काफी देर तक चली, जिसमें पॉल को एक गोली भी लगी, लेकिन फाइनली पॉल ने उसे डोर स्टॉपर से मार डाला। और मिजरी का तो पता नहीं, लेकिन एनी की कहानी का दी एंड पॉल के ही हाथों हुआ। फिर इसके 18 महीनों बाद हम पॉल को देख पाते हैं, जो कि अभी ठीक ठाक चल फिर पा रहा है। उसने काफी समय बाद मिजरी को छोड़कर अपने ऊपर एक बुक लिखी है, जो कि क्रिटिक्स को काफी पसंद आ रही है। वो मानता है कि एनी वाले इंसिडेंट से उसे खुद के राइटिंग में काफी हेल्प मिली, लेकिन वो उस एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए भुला देना चाहता है। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है जिसमें उसे एनी दिख रही थी, लेकिन वो बस एक नॉर्मल वेट्रेस थी, जिसने पॉल को देखकर कहा I just want to tell you I'm your #1 fan. और बस यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो एनी को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करती थी। एक पल को एकदम शांत और दूसरे ही पल उसका दूसरा साइड, उसके गुस्से वाला डोमिनेटिंग साइड बाहर आ जाता था। और ये फिल्म हो सकता है उस समय में हॉरर में आती हो, लेकिन अभी अगर आप इसे देखोगे तो उतनी असरदार ये है नहीं एज अ हॉरर फिल्म। हाँ, अगर इसे थ्रिलर में रखा जाए तो आप इसे एक बहुत अच्छी थ्रिलर कह सकते हो। मुझे तो स्टीफन किंग की ये विलन काफी सही लगी, लेकिन मेरे लिए अब भी जैक टॉरेंस इससे ऊपर ही आता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइज, ये था 1990 की कल्ट क्लासिक मिजरी मूवी का ब्रेकडाउन। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ, क्या आप द मंकी का ब्रेकडाउन देखना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिख देना। बाकी वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।